डोडा में डडकई गांव एक ऐसा गांव जहां पर 82 लोग इस समय ऐसे हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और कुदरत का करिश्मा ऐसा है कि गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप इस उम्मीद में होते हैं कि बच्चा बोल सुन पाना चाहिए। 1901 से लेकर अभी तक ऐसे कई सारे बच्चे इस गांव में पैदा हुए हैं जो बोल सुन नहीं सकते। रिसर्चर्स यहाँ आते हैं, मीडिया यहाँ आती है, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उन लोगों के लिए सरकारों ने आखिर किया क्या है। हम भी इस गांव में आए थे उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं। वो इस खिड़की के पास आने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े सारे लोगों ने यहाँ पर उनके चेहरे दिखाए, कैमरा पर उनकी वीडियो बनाई, बड़े सारे लोगों ने उनसे मुलाकात की और उनमें ये उम्मीद जगाई कि अब आपका कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। यहाँ पर लीडर आते हैं, वो ये वादा करते हैं राशन पहुंच जाएगा, वो ये वादा करते हैं स्कूल बन जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मीडिया आती है, वो उनके चेहरे दिखाती है कि एक अनोखा गांव डोडा में ऐसा भी, लेकिन बाद में जब मीडिया यहाँ से चली जाती है तो इस गांव के लोग फिर तरसते हैं कि क्या मीडिया के जाने के बाद इस गांव में स्कूल बनेगा? क्या मीडिया के इन लोगों की परेशानियां बताने के बाद उन परेशानियों का कोई हल होगा? और लोग भी ये इंतजार करते हैं कि रिसर्चर्स यहाँ से ब्लड टेस्ट कर करके चले गए, क्या हमें कोई बताएगा कि ऐसा क्या बदलने की ज़रूरत है इस गांव में ताकि जो बच्चा यहाँ पर पैदा हो वो बोल सुन पाए। मेरे साथ हनीफ साहब हैं। हनीफ साहब इस डडकई गांव के बीडीसी चेयरमैन हैं और पहले सरपंच भी रह चुके हैं। हनीफ साहब, मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे आपके गांव में होंगे जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते? हमारे पास यहाँ इस गांव डडकाई के अंदर 82 लोग, जो 82 लोग जो हैं वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ये 50 फैमिली में ये प्रॉब्लम है कमोपेश, और अचानक ही नमूदार हो जाता है किसी भी फैमिली में एक डिफेंडम। 1990 में मैंने इनका शुरुआत किया। 1990 में 46 ही लोग थे। उस वक़्त इसका ये सवाल, उस वक़्त ये इनकी फरियाद जो थी, मैंने इसका मसला हाईलाइट किया और असेंबली तक सवाल पहुंचाया मैंने। लेकिन इसके यहाँ पर ही काफ़ी सारी टीमें आई, इनके लिए बड़ा रिसर्च हुआ। साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट 3 बार यहाँ आया, उसके बाद 4 बार यहाँ आया, इनसे ब्लड लिया गया, इनका मतलब यहाँ की मिट्टी, पानी, सारा कुछ टेस्ट रिसर्च वगैरह हुआ। उसके बाद अली जंग वालों से मैंने इनको हीरिंग एड, जिस वक्त ये 72 लोग हो गए, फिर ये मतलब हर साल एक या दो बच्चे बढ़ते रहे। इसके ऊपर हमने काफ़ी सारा मीडिया यहाँ काफ़ी सारा आया। डीसी गुलजार कुरैशी साहब यहाँ आए, उसके बाद जनाब डीसी मैना जी यहाँ आए। रिसर्च में कुछ पता चला कि आखिर ऐसा ये कहते हैं जी ये डॉक्टरी की जीन्स की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए भी हमने अपने बड़े तजर्बे किए। कहते हैं ये आपसे रिश्ते की वजह से ये जीन्स, डॉक्टरी हिसाब से ये बताते कि ये जी जीन्स की वजह से होता है, कि ये आपसे रिश्ते जो लोग करते हैं तो इसकी वजह से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यहाँ से बाहर पंजाब में शादियाँ करवाईं, पंजाब से यहाँ शादी करवाई, और फिर डिफेंडम को डिफेंडम बच्ची दी, फिर भी डिफेंडम हुए, फिर डिफेंडम बच्ची नॉर्मल को दी, उससे बच्चे अच्छे हुए उस तरीके से। और हम 3 दिन में इसका क्लियर करते हैं। इस गांव के अंदर हरासमेंट है, एक हमारी माएँ बहनें जो हैं उनके अंदर एक बड़ी इतनी हरासमेंट है कि मेरा बच्चा हो या बच्ची हो, उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन सुनने और बोलने वाला होना चाहिए। फिर कैसे पता चल जाता है जब बच्चा पैदा होता है? वो बिल्कुल हमने अपने तौर पे, तजर्बे के तौर पे हमने ये किया कि जिस वक्त बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो 3 दिन में हम इसका क्लियर करते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या बच्चा डिफेंडम है। इसकी 3 कारण हैं। इसका एक कारण तो ये है कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है और रोता है, तो यह जो डिफेंडम बच्चा है ये मोटी आवाज़ में रोता है, और उसके बाद 3 दिन तक ये आँखें नहीं खोलता है। ये बच्चा जो डिफेंडम बच्चा है ये आँखें नहीं खोलता है। उस वजह से नंबर 1। नंबर दो ये है कि उसके रोने से हमें पता लग जाता है, फिर वो आंखें बंद कर लेता है तो उस वजह से हमें पता लग जाता है। और उसके बाद अगर मतलब हमें अलग किसी जगह पे वो माँ की गोद में या कैसे भी या रखा जाए, तो उसके बाद जनाब वाली सीटी या कोई ऐसी चीज़ ज़ोर से आवाज़ दे दी तो वो बच्चा जो हिल गया तो हम सोचते हैं कि शायद ये बच्चा नॉर्मल है, तो जो हिला नहीं वो डिफेंडम है। हम पूरा क्लियर कर देते हैं 3 दिन में, और कि हमारा बच्चा नॉर्मल है या डिफेंडम है। और इतनी बड़ी परेशानी है यहाँ इस 82 लोग हैं इस वक्त। 1946 में 122 आदमी की नेचुरल डेथ भी हो चुकी है डिफेंडम की। 1901 में ये पहला डिफेंडम इस गाँव के अंदर हुआ है, फज्जी के घर। मालूम चला 1901 के बाद से जब
चला आ रहा है कि एक परिवार ऐसा भी है जिस परिवार में सारे ही डेफ एंड डम्ब है, या परिवार नॉर्मल भी हो सकता है? मतलब ऐसा है, एक यहाँ एक घर ऐसा था कि जिसमें 2 विडो थी, एक आदमी बोलने वाला है और 3 उसकी वो बच्चियां हैं, वो डिफ एंड डम्ब हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंने इनके लिए काफ़ी कोशिश की स्कूल के लिए, लेकिन कोई भी, मैंने डॉक्टर सुश्री राजदान जी को यहाँ लाया, डॉक्टर रेणु नंदा जी यहाँ आई, इनके लिए रिसर्च हुआ, दिल्ली से कोई टीम मंगवाई, हमने कुछ किया इनके लिए, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने, ख्वाह वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आई, और इन असेंबली में 3 बार ये हमारे फारूक साहब की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में भी इनका सवाल असेंबली में उठा, हमें MLC इकबाल भट्ट थे, इन्होंने वो सवाल उठाया, मियाँ अल्ताफ़ साहब ने असेंबली में इसका सवाल उठाया, आज़ाद साहब के दौर में इनका सवाल उठाया। हालांकि मैंने आज़ाद साहब से भी अप्रोच किया, हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज़ाद साहब जब दिल्ली में होम मिनिस्टर थे, हेल्थ के ही थे, उससे भी हमें बड़ी उम्मीदें थी कि आज़ाद साहब जब CM यहाँ रहा तो यहाँ एक हमारे ऊपर स्कूल में एक दरख्त था ग्राउंड में साए के लिए, वो भी कटवा दिया कि जहाज़ बैठेगा आज़ाद साहब का, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। कोई भी हमारा इस वक्त तक इन लोगों के, ये गुज्जर कम्युनिटी से ये लोग तल्लुक़ रखते थे, सारे जितने भी लोग यहाँ हैं, फिर इनके लिए हमने जो डिफ एंड डम्ब जो लोग हैं वो उनके लिए राशन, जब आज़ाद साहब की गवर्नमेंट यहाँ थी उस वक्त इनके राशन कार्ड बने BPL, जबकि ये लोग जो हैं BPL में ही फाल करते हैं। लेकिन साहब आपसे समझना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है उनको पढ़ाने वाला, तो बच्चे पढ़ते कैसे हैं, या फिर पूरी ज़िंदगी पढ़ नहीं पाते? वो पढ़ नहीं पाते हैं। उनके लिए हैदराबाद सिकंदराबाद में सतभावना के थ्रू, आर्मी से मैंने 26 RR के थ्रू मैंने 2 बच्चे यहाँ उनको पढ़ाने के लिए ट्रेन करवाए सिकंदराबाद हैदराबाद में, लेकिन वहाँ से आके ऐसा कोई स्कूल इनके लिए डिफ एंड डम्ब का अलग से था नहीं। हालांकि फौज आर्मी से मैंने कमरे भी बनवाए उनके लिए, 5 कमरे भी बनवाए, और उसके बाद जनाब अली उनके लिए सरकारी तौर पे उनको सर्टिफिकेट का कोई मतलब सिस्टम दाखिला वगैरह नहीं हुआ। कमी कहाँ पर आती है? क्या पैसा सरकार की तरफ से रिलीज नहीं होता? कोई चीज़ ही नहीं, ना कोई स्कूल आज तक इनके लिए दिया और ना कोई फैसिलिटीज इन डिफ एंड डम्ब को आज तक ही। उल्टा ये लोग नाराज हो गए, अब ये लोग आते नहीं, इस वजह से 10-10 बार इनका ब्लड लिया, 10 बार इनकी रिसर्च हुई, 10-10 बार इनके टेस्ट लिए, लेकिन अब तंग आ गए ये लोग, तो अब आते ही नहीं है। तो चलो ऊपर अल्लाह ने पैदा किया, खुदा की मखलूक है, वही इनका वसीला बने। इनके लिए पेंशन भी लगी होती है, सरकार पैसे भी देती है, वो इनको मिलती है? वो पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है इनको। हम केस बनवाते हैं, वो ये 1000 रुपया देती है। आज गवर्नमेंट पहले 300 था, फिर 400 हुआ, फिर आज 1000 रुपया इनको दे रही है पेंशन। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो दे रहा है इनको। उसके अलावा ये लोग इतने परेशान हैं, जिसकी बच्चियां घर में, जो आज ऐसा ज़माना है कि अनपढ़ बच्ची को कोई रिश्ता नहीं लेता है, जिसके घर में जवान बच्चियां हैं वो माँ बाप परेशान हैं कि ये मेरे घर में अब जवान बच्ची है, इसका मैं क्या करूँगा। वो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, उसको कोई रिश्तेदार नहीं लेता है। उसके बाद जो डिफ एंड डम्ब बच्चे, अब इस वक्त महंगाई का ये दौर है, इस दौर के अंदर जनाब अली वो लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कोई मदद नहीं कर पाता, और क्या पेंशन के बगैर उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। हमारी ये कोशिश थी कि पहले जब इनके लिए, इस वक्त तो हमारे पास ये लोग मतलब काफ़ी, अब 3 साल 4 साल से कहीं मतलब बहुत कम हुए ये। हमने डिफरेंट बहुत तजर्बे किए अपने तौर पे, हमने शादियाँ भी करवाई, नॉर्मल बच्चे भी हुए डिफ एंड डम्ब के। इधर 2 बच्चे हैं जो डिफ एंड डम्ब है, इनका बाप इनकी माँ ठीक है, तो वो बच्चे 2 ठीक हैं, यहाँ हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ऐसा है कि काफ़ी कुछ करने 1990 से लेके इस वक्त तक गवर्नमेंट, किसी भी सरकार ने आज तक, किसी NGO ने, किसी भी डिपार्टमेंट ने इन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। खाली मीडिया आता रहा, खबरें बनती रहीं, ब्लड लेते रहे, लेकिन इनके लिए किसी ने भी इस बारे में आज तक, ये नॉर्मल स्कूल हमारा जो यहाँ है, हाई स्कूल है, 2003 में अपग्रेड हुआ, अभी तक स्टाफ सेंक्शन नहीं है। इतना बड़ा 21वीं सदी में भी हमारे साथ इतना बड़ा इम्तियाज़ है। 21वीं सदी में इतना बड़ा इम्तियाज़ है कि 21वीं सदी में गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है, इंडिया मतलब डिजिटल इंडिया इस वक्त कर रही है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, साइंस टेक्नोलॉजी ने इतनी बड़ी तरक्की की है, लेकिन हमारे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी है कि 21वीं सदी में भी 2003 से इस वक्त तक 17 साल में हमारा स्टाफ संख्या नहीं है नॉर्मल स्कूल, हाई स्कूल में। इतनी बड़ा इम्तियाज़ है। रोड नहीं थी हमारे पास, अब 2004 में हमारे रोड का प्रोजेक्ट बना, 2 किलोमीटर रोड अभी हमारी कंप्लीट हुई, और आज हमने इसको जो ये रह गए थे, हैबिटेशन जितने रह गए थे, उनका प्रोजेक्ट आज गया है। तो जिस दिन मैंने डॉक्टर राजदान साहब को यहाँ लाया, तो गंदों से पैदल यहाँ वो आए थे, इनका काफ़ी रिसर्च हुआ, लेकिन अब हम बस करके अल्लाह पे भरोसा रख के तो इनका छोड़ दिया। अब हम इस धंधे को छोड़ दिया हमने कि डिफ एंड डम्ब का कोई ना शनवाई है, तो खुदा ही इनका मुहाफिज है, जिसने पैदा किए हैं वही इनका कोई वसीला करेगा, वरना गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पे कोई विश्वास हमें नहीं है। लेकिन आज हमें उम्मीद इस गवर्नमेंट से ये है
कि वो यहाँ रिसर्च करे और हमारे 14-15 लोग तकरीबन कमो पेश हैं। अगर इनके लिए स्कूल और हॉस्टल, एक बार यहाँ प्रोजेक्ट बनाए कि विद हॉस्टल आप एफिडेविट दे, तो हमसे एफिडेविट भी लिए। एफिडेविट लेने के बाद यहाँ फारूक साहब थे डीसी शायद श्रीनगर वाले, बाद में वो रिटायर हो गए। उस वक्त मैं ये चाहता था कि इनको विद हॉस्टल, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये जो डिफेंडम बच्चे जो हैं, ये दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं। आपस में कम से कम आपस में इनका साथ बात करें। और वो जो बच्चे हमने हैदराबाद सिकंदराबाद में ट्रेन करवाए, इनके लिए इनकी जो वो लैंग्वेज जो जानते हैं वो इनको पढ़ाएं। वो यहाँ पर अभी इसी गांव में है? बिल्कुल इसी गांव में, इसी गांव पढ़ाते हैं बच्चों को, वो स्कूल जब है नहीं तो ऐसे डोर टू डोर फिर हमने उसको लगाया एक बंदे को, उसको भी 3-4 साल से कोई तनख्वाह, कोई सिस्टम, कोई पैसा जब है ही नहीं बेचारे को, तो वो भी क्या करेगा। फिर मैं चाहता था, ये हमारी ये डिमांड है, आज भी मुझे उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि चलो यूटी के अंदर अगर ये गवर्नमेंट हमारा कुछ करना चाहे तो अगर हमें विद हॉस्टल स्कूल यहाँ डिफेंडम दिया जाए, ताकि वो हॉस्टल में वो बच्चे पढ़ सकें और वहाँ रात क़याम कर सकें और सही तरीके से उनकी एजुकेशन जो हो वो हो जाए। तो जो बच्चियाँ, मैं ये चाहता था कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के पास हमारे SC to TSP ट्राइबल प्लान का पैसा है, उसी में से मैं चाहता था जो डिफरेंट जाम लोग हैं इनका हम सोर्स इकोनॉमिक्स तौर पे सोर्स हम इनका कैसे कि ये अपने तौर पे अपना रोज़गार कैसे कमा सकें। मेरी ये राय थी कि एक जो ये जवान बच्चे हैं, ये ठीक है ऐसे चलते फिरते हैं, कम से कम इनको PHE में भी नहीं लगाता, मुलाजिम कोई नहीं लगा सकता, लेकिन TSP प्लान से एक म्यूल्स इनको दिया जाए, एक खच्चर दी जाए, ताकि ये अपना कारोबार कर सकें। और जो बच्चियाँ हमारी जवान हैं, जो 14 अबो जितनी भी बच्चियाँ हैं, हमारा पेशा माल का है, ज़मींदारी का है, माल मवेशी रखना है हमारे पेशे। और मैं कहता था एक काव जर्सी गाय इनको फ्री ऑफ कास्ट दी जाए, ताकि ये अपना कारोबार कुछ ना कुछ सोर्स इनकम ऑफ सोर्स, मतलब खाने पीने का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकें। वरना महंगाई का एक वक्त ऐसा आएगा, दूसरा आज भाई का भाई नहीं है। अगर अभी ये कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ये अब ये किसी के सहारे बेसहारा लोग हैं ना, ये किसी का मजदूरी करते हैं, दिन को मतलब काम पे जाते हैं बेचारे जो जेंट्स हैं। अब जो बच्चियां हैं वो कहाँ जाएंगी, वो दिन को अपने मतलब दूसरों के हाथ को देखना है, अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इनके लिए चलो कोई सेंटर खुल जाए, यहाँ कोई हॉस्टल मतलब स्कूल दे दें, तो विद हॉस्टल यहाँ हो तो बड़ी अच्छी बात है। हनीफ साहब, आपने कहा कि ये बच्चे अभी पढ़े लिखे भी नहीं हैं, साइन लैंग्वेज भी आधे से ज्यादा नहीं जानते, तो ये अपने परिवार वालों के साथ एक दूसरे के साथ बात कैसे कर पाते हैं? परिवार वालों को इनका पूरा पता है। परिवार वाले जो है इनके साथ आपस में जब बैठते हैं तो ये सारी बातें बता देते हैं, बिल्कुल सही इशारे से ही सारी चीज़ें बता देते हैं कि हमें आज कपड़े दे दो, हमें खाने की ज़रूरत है। और मतलब देखें, ये ऊपर वाले के सारे फैसले हैं, लेकिन परिवार वालों को सारों को, यहाँ का आदमी पढ़ा जो बाहर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा यहाँ इनको पढ़ाने के लिए आएगा, उससे ज़्यादा यहाँ का लोकल आदमी जो है वो इनको पढ़ा सकता है। और इसीलिए हमने लोकल बच्चों को यहाँ ट्रेन कराया था इनको पढ़ाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि गवर्नमेंट ने कोई भी स्कूल इनके लिए आज तक नहीं दिया, और कोई भी इनका किया है कुछ नहीं। बहुत सारा मीडिया आया, यहाँ ब्लड टेस्ट हुए, साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्ट आया, कुछ हुआ, लेकिन बैक टू विलेज एक प्रोग्राम चला था जिसमें कहा गया था कि जितने भी ऑफिसर्स हैं ये गाँव जाएंगे और गाँव की परेशानी जो है वो आगे एड्रेस करेंगे। बिल्कुल आए थे, विलेज हुआ, बिल्कुल हुआ, उन्होंने आपकी परेशानी सुनी, कुछ हमने सब कुछ सुना दिया सबको, लेकर कागजी घोड़े हुए, सारा कुछ अमली तौर पे कुछ नहीं है इस वक्त तक, जीरो, बिल्कुल जीरो। आप डीसी डोडा से मिले? डीसी डोडा से भी इस बारे में नहीं मैं मिला, लेकिन डीसी डोडा साहब ने भी यहाँ आने, मैंने दो तीन बार दावत भी की उनको कि आप ढिटकाई आया प्रोग्राम गया, आगे पीछे गए, लेकिन ढिटकाई वो भी नहीं आए, डीसी साहब भी नहीं यहाँ आए। तो अब क्या करेंगे हम। मैंने यहाँ डीसी साहब गुलजार कुरैशी के सामने इनको सबको लाया था, सारे कैंप करवाए, बहुत कुछ हमने अपनी तरफ से किया, लेकिन इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल जीरो। लेकिन हमारे साथ 21वीं सदी में भी बड़ा इम्तियाज है। कोई एनजीओ वाले लोग आए कि उनकी? कोई नहीं आया यहाँ, एनजीओ भी नहीं, कोई समाज सेवी नहीं। मतलब यहाँ हमारे डॉक्टर रेणु नंदा जी आए, हमारे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने, वो जम्मू से वो आई, उन्होंने भी यहाँ डिफिडम का कैंप किया। डॉक्टर सुशील राजदान साहब के साथ वो यहाँ 2 दिन बैठे। यहाँ डॉक्टर राजदान साहब ने बहुत काफ़ी लोगों को यहाँ चेकअप किया फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन 2 दिन का कैंप किया, लेकिन अमली तौर पर यहाँ इन लोगों के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जीरो। वैशाली की कहानी आपने सुनी थी, सुनील कुमार की कहानी आपने सुनी थी, और उन्होंने साइन लैंग्वेज के जरिए आपको बताया था कि उन्होंने शहर में रहते हुए अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल से काटी। वो तो शहर था, ये तो गांव है। इन बच्चों को तो साइन लैंग्वेज भी नहीं मालूम, इन बच्चों को तो आज भी कोई साइन लैंग्वेज सिखाने वाला नहीं है, और जो सिखाने वाला है उसको भी तनख्वाह देने वाला कोई नहीं है। आप सोचें कि गांव के लोगों ने मिलकर कोशिश की कि कम से कम इन बच्चों का कोई सहारा बनता,
गांव के लोगों ने मिलकर कोशिश की कि इन बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता। सरकारें कहां सो रही हैं? क्या ये काम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नहीं? क्या ये काम जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं? क्या ये काम इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं कि वो इस गांव में अगर आए भी ना तो कम से कम अपने नीचे ऑफिसर्स को ये कह दे कि एक डोडा में गांव है डड़कई, आप वहां जाएं, आप इन लोगों का हाल पता करें, और हाल पता ना भी करें तो कम से कम स्कूल सैंक्शन कर दें ताकि ये बच्चे यहाँ पर साइन लैंग्वेज सीख सके। आप समझें कि एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि उसे साइन लैंग्वेज भी नहीं आती, वो अपने परिवार वालों से कितनी मुश्किल से बात करता होगा और परिवार वालों के अलावा बाहर लोगों से कितनी मुश्किल से बताता होगा कि मैं चाहता क्या हूँ। उसके लिए अपनी जिंदगी बिताना बचपन से लेकर बुजुर्गी तक वो पीरियड कितना मुश्किल हो जाता होगा। कोई काम नहीं है करने को, रोजगार नहीं है, रोजगार का इंतजाम कौन करेगा? और उनके लिए उनकी जिंदगी को और आसान बनाने का काम डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को करना था। क्या वो काम आपको होता हुआ नजर आया?